हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईसी स्मार्ट क्लासेस। जैसा कि यूनिट फर्स्ट का हम सब डेरिवेशन, डेफिनेशंस, ठीक, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो जो डेरिवेशन और विद्युत फ्लक्स से जितना चीज़ निकलवाया गया है, डेरिवेशंस और जितने भी डेफिनेशंस, उसके अकॉर्डिंग जितने हमारे फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चंस बचे हैं एनसीईआरटी के, उसको हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम सब क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर हम सब 15, 16, 17 सॉल्व करेंगे। उसके आगे और क्वेश्चंस हैं, उसे भी सॉल्व करेंगे। तो आइए सब पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 15 नंबर कि एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर E इक्वल टू 3 गुणे 10 की पावर 3 आई कैप न्यूटन पर कूलाम पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट इसमें निकालना क्या है कि कोई एक समान विद्युत क्षेत्र दिया है इतना, ठीक, उसके ऊपर हमें क्या करना है, विचार करना है। किस चीज के ऊपर? मान लेते हैं कोई एक क्षेत्र है जो 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के इस पृष्ठ से जिसका तल YA तल के समांतर है, गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। ठीक, तो पहले हम क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि मान लेते हैं कोई एक क्षेत्रफल है, एक क्षेत्र है, ये ऐसे, ठीक, ये एक क्षेत्र हो गया, ठीक, और उसके बाद एक यहां से क्या हो, एक फ्लक्स गुजर रही है जो क्या है, एक समांतर रूप से बाहर की ओर निकल रही है। ठीक, मान लेते हैं ये हमारा एक्स एक्सेस है, ये हमारा वाई एक्सेस है और ये हमारा जेड एक्सेस है। ठीक, ये हो। अब यहां से क्या कर रहा है, विद्युत फ्लक्स बाहर की ओर निकल रहा है सारा। ठीक, तो इसने क्या किया, वाई ए के तल, तो ये हमारा इधर आ गया, वाई हो गया। हम मान लेते हैं ये डायरेक्शन ए की ओर, इस साइड में। ठीक, तो वाई ए के तल की ओर। अब देखिए कि जो तल है वो हमारा क्या है, प्लेन, समांतर नहीं जा रहा है। जैसे कॉपी के पन्ने होते हैं ना, ऐसे लाइन में ऐसे ड्रॉ रहती है, बिल्कुल सेम उसी की डायरेक्शन में सारी चीज निकलने के लिए निकलना है। ठीक, तो इसी के तल पे हमें क्या करना है, निकालना है। तो जो ये तल है इसमें कोई किसी भी अंश का कोण बनना है, नहीं बन रहा है। तो जो किसी अंश का कोण ना बने तो थीटा बराबर मान लेते हैं 0 अंश का कोण बन रहा है। ठीक, हमें विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है वेक्टर E इक्वल टू 3 × 10⁻³ आई कैप, फिर न्यूटन प्रति कूलाम, ये दिया हुआ है। जब y तल के समांतर, तो y ये हो गया तल के समांतर, इधर जाएगा साइड में, तो जो x निकलेगा हमारा, ठीक, इसे हम मान लेते हैं I J और K। ये हमारे क्या होता है, एकांक वेक्टर होते हैं। जो क्या होता है, I के साइड में, x के साइड में I पे एकांक वेक्टर, z के साइड में J एकांक वेक्टर और y के साइड में K एकांक वेक्टर हमने मान लिया है। ठीक है, तो यहां पर दिया कि एक वर्ग है, मतलब इसका भुजा दिया हुआ 10 सेंटीमीटर है। तो पहले जो 10 सेंटीमीटर है इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो डिवाइड फल आएगा, भागफल, वो 0.1 आएगा मीटर। कह रहा है वर्ग के, तो हमें क्या करना है, इसका क्या करना है, वर्ग करना है। तो 0.1 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो आएगा 0.01। ठीक, इसका स्क्वायर करने पर अब इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, इस पॉइंट को इधर लेकर जाएंगे तो जो पावर मिलेगा हमें माइनस में मिलेगा। 1.0 गुणे 10 के पावर -2 मीटर। ये हमारा क्या निकल गया, हमारा एरिया निकल आया जो y के समांतर जा रहा है, तो y के समांतर x है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि कह रहा है कि कुल फ्लक्स क्या होगा, तो आप सोचिए थोड़ा सा पीछे जाकर कि EA और फाई में कोई रिलेशन है। तो EA फाई में एक रिलेशन था, एक सूत्र था, वेक्टर E डॉट वेक्टर A cos थीटा, जहां पर थीटा बराबर 0 अंश दिया हुआ है, तो ये रिलेशन है। तो हमें सबसे पहले सवाल में क्या करना रहता है कि हम सब सवाल में सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा क्या क्या चीज दिया हुआ है, फिर उसको रख लेते हैं और फिर लास्ट में देखते हैं उसने कहा क्या है निकालने के लिए, उसको भी हम लिख लेते हैं। और जितना हमारे पास मटेरियल दिया होता है उसको, और जो निकालने को बोल रहा है
फिर दोनों का रिलेशन देखते हैं कि इनके और इनके बीच में कोई रिलेशन या किसी सूत्र का संबंध है, तो उसके सहायता से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं आंसर। तो फाइव ई इक्वल टू ये हो गया। अब यहाँ पर हम फटाफट वैल्यू रख दे रहे हैं। ई का मान दिया हुआ है इतना कैप, तो ये एक्स के वाई के समांतर है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। तो फटाफट रख देते हैं। इसका मान हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 3 आई कैप मल्टीप्लाई ए के स्थान पे दिया हुआ है ये, तो 1.0 इंटू 10 टू द पावर -2 आई कैप ये हो गया इंटू कॉस थीटा, कॉस 0 अंश, जो कि हम जानते हैं कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। ठीक, तो आगे हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बन जा 3, इनसे इनका करोगे तो आएगा मल्टीप्लाई 3 - 2 इक्वल टू मल्टीप्लाई 1 कर दे रहे हैं cos 0 अंश का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 10 पावर 1, इसका मतलब हुआ खाली क्या चीज 30। तो ये हमारा क्या निकला, ये हमारा वैद्युत फ्लक्स निकला है। ठीक, और वैद्युत फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, तो ये हमारा वैद्युत फ्लक्स निकला है। ठीक, अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, इसने उसी में बोला है कि इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स, मतलब इसी वर्ग से कोई गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंबोत x अक्ष से 60 अंश का कोण बनाना हो। मतलब जो हमारा फ्लक्स निकल रहा है इसी के x अक्ष से, ये मान लेते हैं यहाँ पर 60 अंश का ये क्या बना रहा है, कोण बना रहा है। ये बी नंबर पूछ रहा है, तो ए नंबर ये हो गया हमारा, बी नंबर पूछ रहा है कि 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक, तो हमें क्या करना है, सिंपल इतना चीज तो यहीं पर करना है, बस cos के स्थान पे क्या करना है, 0 के स्थान पे हमें 60 अंश रखना है। तो 0 के स्थान पे b के लिए होगा थीटा इक्वल टू 60 अंश। सेम काम अब हम क्या करते हैं, इतना सवाल भी कर लिए हैं तो हम एक बार और कर ले रहे हैं थोड़ा सा शार्ट में। फाइव ई इक्वल टू ई ए cos थीटा। ठीक, तो यहाँ पर फटाफट मान रख दे रहे हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 1.0 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू cos 60 अंश। हम जानते हैं चूंकि cos 60 अंश का मान होता है 1/2। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 cos 60 लिखा, उसके स्थान पे 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ से सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा 5e इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 से इसका मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, फिर 3 - 2 हो जाएगा। ये आधार समान है, घात आपस में जुड़े घट जाते हैं, तो ये हो गया। cos 60 अंश का मान कितना होगा, 1/2 होगा। इनसे इनको काट दीजिए, अभी नहीं काटते हैं, थोड़ा सा लगेगा। फिर इसको क्या करेंगे हम, 3 इंटू 10 टू द पावर +1 आया गुणे 1/2, फिर यहाँ पर क्या हो गया 30 गुणे 1/2, इसको 2 से डिवाइड कर दो, क्या कितना 15। तो टोटल वैद्युत फ्लक्स कब निकलेगा, जब 60 अंश पे रहेगा तो 15 निकलेगा। इसका मात्रा क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इतना हमारा क्या निकलेगा, जब वो 60 x अक्ष के अवलंबन 60 अंश पर कोण बनेगा तब। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 में दिए गए जितने भी मटेरियल है, मतलब जो इसका वैद्युत क्षेत्र है, इसको लेकर हमें सॉल्व करना है। बस उसके स्थान पे क्या करना है, जो हमारा एरिया दिया हुआ है भुजा, वो हमारा क्या है, चेंज है, और वर्ग के स्थान पे हमें क्या कहा है, घन दे दिया है। ठीक है, तो इसकी अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 15 में दिए गए एक समान वैद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से, जो इस प्रकार अभिविन्यस्त है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर हैं। तो जब तलों के समांतर निर्देशांक है तो हमें क्या करना है, x, y और z 3 निर्देशांक ले लेना है। तो मानते हैं ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, ये हमारा z हो गया। ठीक है, ये हमारे फ्लक्स हो गए। फिर कह रहा है तलों के समांतर, कह रहा है कि तलों के समांतर मतलब x पे हमें देखना है कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। आप चाहे तो इस पे भी देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या समांतर है, तो इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। एक घन कहा है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x डायरेक्शन में पहले हम एक घन का निर्माण कर ले रहे हैं। तो ये हमारा एक घन बन जाएगा, यहाँ पर बना लेते हैं। जैसे घन का मतलब क्या होता है, घन में 6 फलक होते हैं। ठीक, तो 6 फलक होते हैं। जैसे ईटा आप देखते हैं ना, तो ईटा एक क्या हमारा घन होता है। देखिए ईटा का नीचे ऊपर 2 हो गया,
अगल बगल ये 2 हो गया और साइड साइड का 2 हो गया, तो 2 2 3 बार आया तो मतलब कितने 6 फलक हो गए। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है इसको। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक घन का निर्माण कर ले रहे हैं और उसके बाद जब एक घन का हमारा निर्माण हो गया है, अब वैद्युत क्षेत्र हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्रॉस करा रहे हैं, मतलब पार करा रहे हैं। तो वैद्युत क्षेत्र हमारा ऐसे ही जाएगा, ठीक इसी प्रकार। ठीक, तो जो एरिया वेक्टर है इस साइड में लग रहा है वैद्युत क्षेत्र का। ठीक, यहाँ से क्या हो रहा है, इस भाग में वैद्युत फ्लक्स जा रहा है, केवल जिस साइड में जाएगा उसी साइड में वैद्युत फ्लक्स आएगा, जिस साइड में नहीं जाएगा वो साइड हमारे शून्य हो जाएंगे, उसमें वैद्युत फ्लक्स नहीं जाएगा। तो यहाँ से जा रहे हैं और वैद्युत फ्लक्स की जो तीव्रता है इस साइड से निकल रही है। ठीक, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल को लेकर। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, 2 फलक में केवल क्या कर रहे हैं, आवेश आदान और प्रदान हो रहे हैं, बाकी के 4 फलक में आवेश आदान प्रदान नहीं हो रहे हैं। तो बाकी के जो 4 फलक में आवेश आदान प्रदान नहीं हो रहे हैं, तो इसमें जो वैद्युत क्षेत्र का जो इसमें पूछा है कितना फ्लक्स जाएगा, वो हमारा क्या रहेगा, शून्य रहेगा। आते हम देखते हैं जो दोनों क्षेत्र से जा रहा है वो कितना होगा। अब हम देखें तो इसमें देखते हैं दोनों की दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत रहेंगे। एक जब पार करेगा तो दूसरे की ओर जाएगा। ठीक है, तो एक इस डायरेक्शन में, तो इसको हम लेफ्ट मान लेते हैं, इसको हम राइट मान लेते हैं कि लेफ्ट साइड राइट साइड। तो लेफ्ट वाला निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र फ्लक्स, तो मान लेते हैं ये लेफ्ट का वैद्युत फ्लक्स है। अगर यहाँ पर हम क्या कर लें, आप चाहे तो मान रख के निकालें, मान ना चाहे तो मान रख के ना निकालें, सिंपल ऐसे कर रहे हैं। जैसे सिंपल देखिए, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है, एरिया हो गया। अब सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये यहाँ से पार कर रहा है, सीधे जाएगा तो 0 अंश के कोण पे जाएगा, समांतर है तो 0 अंश के कोण पे जाएगा। ठीक, तो जो यहाँ पर cos रहेगा, cos थीटा, जो कि थीटा इक्वल टू 0 अंश हो जाएगा। तो cos 0 अंश का मान कितना हो रहा है, 1 होता है। तो cos 0 अंश का मान 1, मतलब 1 से गुणा करेंगे तो हमारा ऐसे ही निकल आएगा EA। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये लेफ्ट साइड का निकला है, अब हम क्या करेंगे, राइट साइड का निकलेंगे। लेकिन जब राइट साइड में जब फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र जब उस घन के अंदर जाता है तो पहले बिल्कुल समांतर हो जाता है, तो उसके अंदर जो कोण बनता है वो कितने अंश का बनेगा, ऐसे ही बिल्कुल सेम रहेगा। तो जो ये कोण होता है ये कितने अंश का बनता है, 180 अंश का बनेगा। ठीक है, तो राइट साइड में जो थीटा इक्वल टू रहेगा वो कितना रहेगा, 180 रहेगा। और हम जानते हैं cos 180 की वैल्यू होती है -1 होती है। ठीक, तो हम आते हैं फ्लक्स दूसरा निकाल रहे हैं, तो फ्लक्स हमारा हो जाएगा R हो जाएगा। ठीक है, राइट साइड का निकाल रहे हैं सर। अब यहाँ पर क्या रखेंगे हम सर, E डॉट A cos थीटा, और cos थीटा के स्थान पे हम क्या रखेंगे, cos थीटा के स्थान पे हम सब रख देंगे थीटा के स्थान पे 180 अंश। ये डॉट जो है तो आप हटा दें, क्योंकि जो वेक्टर लगता है तब डॉट लगता है और जो वेक्टर नहीं लगेगा तो डॉट नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर cos थीटा, थीटा के स्थान पर 180, तो cos 180 की वैल्यू -1 होता है, तो जो इससे गुणा होगा -1 से, -1 से जब इसका गुणा होगा तो आएगा -EA। ठीक है, तो ये हो गया, इसे मान लेते समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं कि कुल नेट फ्लक्स निकालते हैं कि कुल इस पार से उस पार टोटल कितना गया। तो जब इस पार से उस पार टोटल कितना जाने की बात होगी तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लेंगे। तो नेट फ्लक्स हो जाएगा E इक्वल टू 5EL प्लस 5ER। तो 5E इक्वल टू निकलेगा हमारा, EA का वैल्यू है EA और इसकी वैल्यू माइनस में है, तो इसकी वैल्यू माइनस में रखेंगे तो टोटल फ्लक्स जो निकलेगा वो हमारा 0 आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप या संकेत देता है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, मतलब उसने फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र का मान ही दे दिया, वैद्युत फ्लक्स का। तो 5E का मान दिया उसने 8.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम दिया है।
ठीक है, आप राशियों की पहचान उसके यूनिट से कीजिए, वो ज्यादा से ज्यादा आसान रहता है। लास्ट में कोई भी राशि दी रहती है तो उसकी यूनिट दे दी जाती है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम उसकी क्या है 5e की वैल्यू होती है, मतलब यूनिट होता है। ये दिया हुआ है। पहला पॉइंट क्या है, बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना होगा, तो केवल एक का मान दिया हुआ है और हमसे पूछ क्या रहा है आवेश क्या होगा। तो हम सब क्या करेंगे, फिर से थिंकिंग करेंगे कि फाई ई और क्यू के बीच कोई रिलेशन है। तो हम सब जानते हैं कि गॉस का प्रमेय जो है फाई ई और ई के बीच का रिलेशन को व्यक्त करता है। क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो होता है, जो कि एप्सिलॉन जीरो क्या होता है, एप्सिलॉन जीरो का आंशिक वैल्यू होता है। ठीक है, ये एक कांस्टेंट राशि होती है। अगर इसका मान ना दिया जाए तो हम सब क्या करते हैं, इसको अपने मन से मान रखते हैं। तो एप्सिलॉन जीरो का मान होता है 8.854 into 10 to the power -12। ये हमारे एप्सिलॉन जीरो का मान होता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, आवेश का मान निकालेंगे। तो आवेश को यहाँ पर रोकेंगे, एप्सिलॉन जीरो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्यू को यहाँ पर रोक लिए हैं, अब ये इधर आ रहा है तो इसको हम इस साइड में लिख दे रहे हैं पाई ई इंटू एप्सिलॉन जीरो। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को रख के फिक्स वैल्यू निकालेंगे। तो क्यू इक्वल टू 5e की वैल्यू दी हुई है 8.0 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 होता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर का मल्टीप्लाई, उसके बाद पावर्स के मल्टीप्लाई करेंगे। 8.0 इंटू 8.854 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -12। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 70.832 इंटू 10 टू द पावर 3 -12। अब 3 में से 12 जाएगा तो हमारा 9 आएगा। तो 32 इंटू 10 टू द पावर -9। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सार्थक अंक का चाहे तो हम यूज भी कर सकते हैं या इसको ही हम अपना आवेश मान सकते हैं। ये भी हमारा एक ही आंसर है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, आंसर ही है। ये कूलम आएगा लास्ट में, इसकी यूनिट जो होती है ये भी हमारा आंसर ही। चाहे तो यहाँ पर कभी कभी होता है सार्थक अंक का यूज किया जाता है। सार्थक अंक होता क्या है, वहां पर कि यदि 5 से कोई संख्या आगे वाली छोटी हो और पीछे की संख्या 5 से यदि बड़ी हो तो उसमें पीछे वाली संख्या 1 जोड़कर सारी संख्या उसके पीछे वाली लुप्त हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है। तो देखिए दशमलव के बाद 8 बड़ा है और 0 हमारा छोटा है। 5 से ये 8 बड़ा भी है तो क्या करेगा, इसमें 1 जोड़ देगा तो हमारा हो जाएगा 7.1 इंटू 0 लास्ट में हम लगा सकते हैं क्योंकि सारी संख्या इसके बाद की सब गायब हो जाएंगी। हो जाएगा 10 टू द पावर -9, ये कूलम हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा आंसर आ गया है। यदि इसको हम चाहें तो माइक्रो कूलम में भी चेंज कर सकते हैं। माइक्रो कूलम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि जो 9 है 9 में से हम क्या करेंगे 3 को अलग कर लेंगे क्योंकि 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू होता है 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू 10 टू द पावर -6 होता है। तो 9 में से जब तक हम 10 की पावर 6 कर देंगे तो हमारा माइक्रो कूलम में चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे 7.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस, यहाँ पर 6 कर दें इंटू 10 टू द पावर -3 कर दें क्योंकि जोड़ने के बाद अभी 9 हो जाएगा। यदि 10 की पावर -3 को नीचे भेज दें तो माइनस में नीचे जाएगा तो हमारा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो Q इक्वल टू हो जाएगा 7.10 इंटू इसको 10 के पावर +3 हो गया इंटू 10 टू द पावर -6। जब हम इससे इसको भाग करेंगे तो आएगा 0.071 इंटू 10 टू द पावर -6। तो जैसा कि जानते हैं 10 के पावर -6 पीछे लिखा होता है माइक्रो कूलम में चेंज हो जाएगा। तो हमारा जो आवेश होगा Q इक्वल टू 0.071 इंटू नहीं, यहाँ पर हम क्या करेंगे माइक्रो कूलम लिख देंगे। तो ये हमारा आवेश निकला है। जो हमारा निकला है ये भी आंसर हमारा सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, जब माइक्रो कूलम में आपको कहा जाए तो माइक्रो कूलम में आप चेंज कीजिए। ये कहीं कहीं होता है सार्थक अंक का यूज भी किया जाता है न्यूमेरिकल के आंसर में, तो कभी कंफ्यूज ना होइए। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरा पॉइंट, ये ए नंबर निकला हमारा। अब हम बी नंबर देखते हैं। यदि बॉक्स के लिखा है यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहुमुखी फलक शून्य हो तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है? क्यों अथवा क्यों नहीं है? ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो उसका
आवेश है जो उसके अंदर उसके सेंटर पे है वो क्या है, शून्य है। तो जब किसी के सेंटर में आवेश शून्य होता है तो वहां से जब कोई फ्लक्स गुजारी जाती है तो उसका जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो हमारा शून्य होगा, क्योंकि Q इक्वल टू उसने खुद ही बोल दिया है, बी नंबर हमारा, बी नंबर बोला है, बी नंबर बोला है Q इक्वल टू 0, उसके 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर Q इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हम वैद्युत फ्लक्स देखेंगे तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, Q बटा एप्सिलॉन 0, ठीक। ये अब इस 0 से जब सारे 0 का बात करेंगे तो क्या करेगा, इनफिनाइट वैल्यू आएगी, मतलब 0 मान लेंगे, ठीक है। तो एप्सिलॉन 0 फाई इक्वल टू इसको 0 हो जाएगा, ठीक। तो उसका वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, उसके भीतर का कोई आवेश नहीं होगा तो उस वैद्युत फ्लक्स भी क्या हमारा होगा, 0 होगा। अब मिलते हैं आपको हम अगले वीडियो में और सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेके।